हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पीयर बाय विक्रांत। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1, ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने प्रीवियस सेशन में तीन अलग अलग पार्ट्स किए हैं परसेंटेज के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो आप वो वीडियोस पहले देख लीजिए सो दैट परसेंटेज का बेसिक जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कमेंट में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग चैप्टर्स जो है वो सजेस्ट किए हैं। सो वन बाय वन हम सारे चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कंडक्ट करेंगे, जिसमें बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स होंगे, कुछ एसएससी के भी होंगे, कुछ एनटीपीसी के भी होंगे। सो ये वीडियोस वन बाय वन मैं अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, आपके सजेशंस जो है वो ऑलवेज वेलकम है। आप मुझे बताया करिए अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में ये बोला है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये दो चैप्टर्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। क्योंकि ये दो चैप्टर्स अगर आप अच्छे से करते हो ना, तो बाकी अरिथमेटिक के चैप्टर्स हुए या फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, डेटा एनालिसिस हुआ, इन सारे चैप्टर्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इनके कंसेप्ट आपके सारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, अब अगर मैं टिपिकल अरिथमेटिक चैप्टर्स की बात करूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डायरेक्टली बेस्ड चैप्टर्स कौन से हैं? तो देखो, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तो क्वेश्चन आता ही है टिपिकल, लेकिन एक पार्टनरशिप नाम का चैप्टर होता है, इसके भी क्वेश्चंस आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे कंप्लीटली बेस्ड है। देन आपका दूसरा एक टॉपिक होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, इसके क्वेश्चंस आपके पार्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कांसेप्ट्स को बहुत सारा यूज करते हैं। देन और होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो ये तीन चैप्टर जो है ना, लाइक ऐसा नहीं है कि इन तीन ही चैप्टर्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होता है, बाकी सारे चैप्टर्स में भी होता है, बट रेगुलरली अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम बात करें तो इन तीनों चैप्टर्स जो है उसका बेस आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही है। इनके अलावा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड बाकी चैप्टर्स में भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज होगा। ठीक है, सो आपको ये चैप्टर अच्छे से ध्यान देना है। इन चैप्टर्स पे मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो समझाऊंगा इस वीडियो में भी और नेक्स्ट पार्ट में भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेशियो होता क्या है। सो रेशियो जो है ना, वो कोई भी जो क्वांटिटीज होती है उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए दो पर्सन है, ए एंड बी, ऐसे नाम के दो पर्सन है, और ए का एज जो है वो 20 साल है, 20 ईयर्स, और बी का जो एज है वो है 30 साल, मतलब 30 ईयर्स। ठीक है, अब मुझे अगर इसका रेशियो लेना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज के बीच में ऐसे कोलन डालना पड़ेगा। देखो, ये जो कोलन होता है, देखो यहाँ पे मैं रेशियो के साइड में लिख देता हूँ कोलन ब्रैकेट में। ये जो कोलन रहेगा ये रेशियो का एक साइन है, इससे आप रिप्रेजेंट कर पाते हो। और इसको रीड कैसे करोगे आप? 20:30। ठीक है, अब ये 20:30 जो है, इसका मतलब यही होता है कि 20/30। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन में इस तरह से लिखता तो मैं क्या करता, ये जीरो जीरो कैंसिल कर देता और इसको मैं 2/3 लिख देता। सही है, यही ऑपरेशन आप हॉरिजॉन्टली भी परफॉर्म कर सकते हो। देखो, मैं हॉरिजॉन्टली ये जीरो और ये जीरो कट कर सकता हूँ 20 एंड 30 का, तो मतलब ये क्या रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यूज 20 साल और 30 साल देने के अलावा वो क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको कहते हैं द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। तो 2:3 ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहेगी, ये रहेगी उनकी रेशियोज। अब देखो, ये रेशियो जो है ये ओरिजिनल वैल्यू बन सकती है कैसे? देखो, ये जो जीरो मैंने कैंसिल किया ना, मुझे पता होना चाहिए ना जीरो मतलब क्या। मैं अगर 2 और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो फिर से ओरिजिनल इसमें आ जाएंगे। मतलब ये जो 10 रहेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा इनका। सही है, बट अब मुझे ये पता है, बहुत सारे एग्जांपल्स में मुझे वो नहीं पता होगा। उसके लिए आपके क्वेश्चन में कंडीशन होती है, उसको यूज करके वो वैल्यू आपको मिलती है। देन आप ओरिजिनल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ऐसा समझना है कि ए और बी की वैल्यू जो है, अगर 2:3 उनका रेशियो है तो ए की वैल्यू 2x पकड़ना है, बी की वैल्यू 3x पकड़ना है। ये जो x रहेगा वो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा, जिसको आप थोड़ी देर के बाद कैलकुलेट करोगे आपके क्वेश्चन की बाकी कंडीशंस के साथ। सही है, तो ये जो है रेशियो का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब रेशियो जो है आप सिर्फ सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का ही ले सकते हो। मतलब देखो, ये ए का क्या है, एज है, और बी का भी एज है। तो एज का एज के साथ, हाइट का हाइट के साथ, नंबर का नंबर के साथ, वेट का वेट के साथ, ऐसे ही आप रेशियो लोगे। यू कैन टेक रेशियो ऑफ एज विथ वेट। एज और वेट का आप रेशियो नहीं ले सकते हो, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग टाइप की क्वांटिटी हुई। एज का एज के साथ होगा, वेट का वेट के साथ होगा। अगर दो अलग अलग क्लासरूम्स है तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो स्टूडेंट्स की काउंटिंग का अगर आप रेशियो लेते हो, ए क्लास और बी क्लास का, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर टाइप होना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया है कि रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब आपको वो एग्जाम में दिया जाएगा तो वैल्यू को आपको कैसे कंसिडर करना होगा। ठीक है, अब रेशियो सिर्फ दो ही वैल्यूज का लिया जाता है क्या? नहीं, देखो, रेशियो ऐसे भी लिया जा सकता है कि ए बी सी तीन अलग अलग पर्सन है और उनके एज का रेशियो है 2:3:4। आप उसको ऐसे लिखोगे।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। सो मैं ब्रीफली आपको समझाना चाहूंगा कि रेशियो में जब आप सॉल्व करते हो तो ये प्रॉपर्टीज बहुत बार यूज होती है, बट एज अ प्रॉपर्टी हम उसको नहीं समझते हैं। ठीक है ना। देखो फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, रेशियो डज नॉट चेंज व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी। मान लो कि देखो ए और बी का जो है रेशियो है 2:3। देखो मैंने इसको थोड़ा सा वर्टिकली लिखा है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A:B जो है वो रहेगा 2:3, है ना, वन एंड द सेम थिंग। सो ए और बी का रेशियो अगर 2:3 है, ये सेंटेंस में क्या लिखा है कि ये जो ऊपर वाला होता है उसे न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाला जो है उसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। सो रेशियो में अगर आप किसी सेम नंबर से, सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रेशियो जो है वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। देखो कैसे, देखो यहाँ पे मैं अगर इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं और इस 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो देखो ये नंबर्स क्या बन जाएंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब देखो ये 8 और 12 फिर से 4 से डिवाइड करके मैं इसको छोटा बना सकता हूँ, 2:3। सही है। सो मतलब मैं अगर किसी सेम नंबर से उनको मल्टीप्लाई करूं तो फिर भी आपका रेशियो नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे डिवाइड के बारे में भी लिखा है। मैं सेम एग्जांपल लिखता हूँ, देखो ए और बी लिखा मैंने, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो 2 है उसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ और नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो 3 है उसको भी 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो ये 8 8 कैंसिल होकर फिर से 2/3 रहेगा। मतलब आप जब जो रेशियो के टर्म्स होती है उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका रेशियो चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हम जब सॉल्व करेंगे ना तब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, इसका एप्लीकेशन जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। देन ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या दिखी है यहाँ पे, रेशियो चेंजेस व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर एडेड विद और सब्ट्रैक्टेड विद बाय सेम और डिफरेंट क्वांटिटीज। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो आपका रेशियो नहीं बदला है, अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, डिफरेंट नंबर से करते हो तो रेशियो बदलने के चांसेस है। ठीक है। अब देखा कि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बारे में बात किया है, जैसे कि ए और बी का रेशियो अगर मैं 2/3 ले लूं, अब मैं क्या करता हूँ कि एक सेम नंबर इन दोनों में ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करता हूँ। सो 2 + 2 कितना बन गया, 4 हो गया, एंड 3 + 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। अब 4:5 क्या मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से? नहीं। मतलब मेरा रेशियो जो है वो पहला कितना था, 2:3 था, अब बदल के कितना हो गया, 4:5 हो गया। ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 का एडिशन किया है। अगर मैं डिफरेंट नंबर ऐड करता तो ऑब्वियसली वो बदलता। ये सेम कंसेप्ट आपके पार्टनरशिप में, आपके एजेस में और आपके मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर्स में आप यूज करने वाले हो, कि जब कोई सेम नंबर या डिफरेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है आपके रेशियो के टर्म्स में से, आपका रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, जब हम उसका एप्लीकेशन सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये रूल हम देख चुके हैं। सो रेशियो के ऐसे कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जब भी हम एग्जांपल्स करेंगे मैं आपको क्विकली बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सो हाउ टू डिराइव रेशियो फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन हो सकती है, आपकी बैंकिंग की, आपकी एसएससी की या फिर आपकी एनटीपीसी की, उन सारी एग्जाम्स में क्या है कि जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें ये जो मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, 6 अलग अलग टाइप्स, ऐसे कुछ ऑप्शंस, ऐसे कुछ लाइंस जो है सिमिलरली आपको दिखाई देती है ना। मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। देखो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है कि वैल्यू ऑफ A is 3 times of B। देखो इसको आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में कैसे बताया जाएगा, एज ऑफ A is 3 times of B's एज। ठीक है, ये हुआ एज का प्रॉब्लम। आपके पार्टनरशिप नाम के चैप्टर में कैसे होगा, उसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है, पार्टनर जो इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ A is 3 times of B's इन्वेस्टमेंट। देखा, प्रॉफिट शेयर ऑफ A is 3 times of प्रॉफिट शेयर ऑफ B। तो ये आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हुए। मिक्सचर एलिगेशन में क्या होगा, A की जगह पे मिल्क होगा, B की जगह पे वाटर होगा, वो क्या कहेंगे, मिल्क इज 3 times of वाटर इन द कंटेनर। सो मतलब आपको सिमिलर सेंटेंसेस दिखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सेंटेंसेस से आपका रेशियो जो है वो डिराइव करना है। कैसे किया जाता है, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी जब बोला हो तो आपको क्या करना है, ऐसे ए लिख देना है, बी लिख देना है। जब टाइम्स की बात करते हैं वो, आपको किसी की वैल्यू 1 पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं बी की वैल्यू अगर 1 पकड़ता हूँ तो ए जो है वो बी का क्या है, 3 टाइम्स है, मतलब 1 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 3 हो गया। हो गया, 3:1 इज द रेशियो। फिर इस रेशियो को हम आगे हमारे क्वेश्चन में जो भी कंडीशन होगी उसका यूज करके इसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो है, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मैं बात कर रहा था, वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब देखो ये सेकंड सेंटेंस जो है इसमें क्या बोला है, वैल्यू ऑफ ए इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बी। इस साल का एसबीआई का मेंस का और प्रीलिम का भी जो पेपर है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें इस तरह का सेंटेंस जो है वो लिखा गया है, नंबर्स अलग है बट ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
ए इज 3 टाइम्स मोर। देखो 3 टाइम्स होना और 3 टाइम्स मोर होना इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। कंसिडरेशन सेम ही करना है कि देखो बी की वैल्यू 1 पकड़ो आप, ठीक है। ए जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है बी से, मतलब ये बी का 1 तो है ही ए के पास, उसका और 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 3 + 1 कितना है, 4 है उसके पास, तो रेशियो कितना हो गया, 4:1। तो फिर आप ए की वैल्यू 4x पकड़िए, बी की वैल्यू 1x मतलब x पकड़िए, देन आपके क्वेश्चन की जो कंडीशंस है उसके साथ आगे बढ़िए। तो सबसे पहले ये रेशियो तो मिलना बहुत जरूरी होता है ना, ठीक है, इसलिए मैंने ये सेंटेंस जो है वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे है। देखो ये थर्ड वाला हम करेंगे। देखो इसमें भी क्या करना है, देखो a इज 2/3 ऑफ b, मतलब ये फ्रैक्शन में कंपैरिजन दिया है, a जो है वो b का 2/3 है। इसमें भी हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 1 पकड़ेंगे और a जो है वो उसका 2/3 है, तो 1 का 2/3 जो है वो 2/3 ही होता है ना। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये 3 शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, मतलब ये रहेगा 2 और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब हमारा रेशियो कितना मिला हमें 2:3। फिर हम इसको 2x 3x पकड़ के हमारे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, सही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस थोड़े से अलग अलग ट्विस्ट करके आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में देखो एक चेंज है कि परसेंटेज की वैल्यू दी है। मैंने जब प्रीवियस परसेंटेज के कुछ सेशंस लिए हैं उसमें बताया है कि जब परसेंटेज में कंपैरिजन किया जाता है, आपको वैल्यू जो है वो 100 के मल्टीपल में कंसीडर करनी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप 100 ही कंसीडर करो, मतलब आपको इजीली कैलकुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ए जो है वो बी का 40% है, तो बी अगर मैं 100 पकड़ू तो ए जो है वो 100 का 40% मतलब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हो गया, मिल गया रेशियो। आप जो है इसको आप कैंसिल कर सकते हो, सही है ना। देखो मैं 20 से डिवाइड करके इसको लिख देता हूँ 2 और इसको लिख देता हूँ 5, है ना। 22 = 40 एंड 25 = 100। मेरा रेशियो कितना मिला, 2:5 मिला। मतलब ए की वैल्यू मैं 2x पकड़ूंगा, बी की वैल्यू 5x पकड़ूंगा और मेरा इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है वही है, बट यहाँ पे एक चेंज है। हमारे फोर्थ कंडीशन में 40% था और फिफ्थ कंडीशन में क्या है, 40% मोर। जो आपने इस फर्स्ट और सेकंड में कंपैरिजन किया है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको फोर्थ एंड फिफ्थ में करना है, ठीक है। ए इज 40% मोर का मतलब क्या, बी अगर 100 है तो ए कितना है, 140 है, ऐसा आपको कंसिडर करना है। अब 140:100 इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये मुझे दिलवाता है 7:5 रेशियो, सही है। सो ये परसेंटेज के कंपैरिजन किस तरह से दिए जा रहे हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। और लास्ट वाला देखो ए इज 40% लेस देन बी बोला है। सो मैं अगर ए और बी की वैल्यू, बी की अगर मैं 100 पकड़ू, ए जो है वो 40% लेस है बी से, उसका मतलब क्या है कि ए के पास जो भी बी के पास है उसका 40% कम है। तो 100 का 40% तो 40 होता है, 100 में से 40 हटाओगे तो ए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 60 हो जाएगी। और 60 और 100 को अगर मैं 20 से कैंसिल करूंगा तो ये रह जाएगा 3:5, मतलब मेरा रेशियो मिला मुझे 3:5, ठीक है। सो आप इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप ये वैल्यूज बदल के देखिए जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। और आप अगर आपके बुक्स में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी आपके पास पीडीएफ होगा जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जरा आपके सेंटेंसेस ऑब्जर्व करके देखिए, आपको ये 6 में से बहुत सारे सेंटेंसेस जो है सिमिलर दिखेंगे। सिर्फ वर्डिंग्स थोड़ी सी अलग रहेगी, नंबर्स थोड़े से अलग रहेंगे, बट इनको सॉल्व करने का तरीका सिमिलर रहेगा, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन का जो पहला पार्ट या बीच में कहीं भी ये लाइन हो सकती है, उससे आपको रेशियो कैसे डिराइव करना है आई थिंक अभी समझ में आया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो अलग अलग दो रेशियोज आपके क्वेश्चन में कभी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको कंबाइन कैसे करना होता है, ये कंबाइन कहाँ करना है, ये आगे हम क्वेश्चंस करने ही वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो को कंबाइन करना कैसे होता है। सो ये ना ये एग्जांपल मैं बाद में बताता हूँ, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो अगर A:B ये रेशियो है मेरे पास 2:3, सही है। और एक दूसरा रेशियो है, लाइक मान लो C:D है और जिसका रेशियो है 3:4। ये एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल हम बाद में बात करेंगे। A:B अगर 2:3 है और C:D अगर 3:4 है, और अगर आपको पूछा गया कि A:B:C:D क्या होता है, ठीक है, अगर ये इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन पूछा गया, देखो आप इन दोनों रेशियोज को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 2:3 एंड 3:4, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये A और B एक अलग रेशियो हुआ, C और D एक अलग रेशियो हुआ। जब मैं A और B की वैल्यू को कंसीडर करूंगा ना, तो वो 2x और 3x कंसीडर करूंगा, और जो मैं C और D की वैल्यू कंसीडर करूंगा ना, वो 3y और 4y कंसीडर करूंगा। मतलब पहले रेशियो का मल्टीपल जो है मेरा वो x रहेगा, कोई दूसरा नंबर हो सकता है, और दूसरे रेशियो का जो मल्टीपल रहेगा वो y रहेगा, वो भी कोई दूसरा नंबर हो सकता है, दैट्स व्हाई। तो इनको आप ऐसे डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। रेशियो को कंबाइन करने के लिए कोई एक कॉमन लिंक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, कोई कॉमन लिंक है ही नहीं, सही है ना। अब देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है उस पर वापस आते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। लेट मी जस्ट इरेज दिस वन। अब देखो आप अगर यहाँ पे
ये जो ऊपर एग्जांपल दिया है उसको ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे कहा है कि A/B is equal to 2:3 एंड यस B/C is equal to 3:4। यहाँ पे देखो कॉमन लिंक कौन है, यहाँ पे कॉमन लिंक जो है वो B है। सही है। अब देखिए पहले रेशियो में B की वैल्यू कितनी है 3 है और दूसरे रेशियो में B की वैल्यू कितनी है 3 है, सेम ही तो है। तो आप इसको डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हो। मतलब अगर A/B/C पूछा है तो हम क्या करेंगे, A के नीचे 2 लिख देंगे, B के नीचे देखो ऑलरेडी 3 है ना तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और C की वैल्यू जो है वो कितनी है 4 है तो लिख देते हैं। मतलब हमारा कंबाइंड रेशियो कितना हो गया 2:3:4। कितना इजी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है जो B है उसकी वैल्यू सेम निकली। अगर वो अलग अलग रहेगी तो क्या करना है, उसके लिए हम ये सेकंड पार्ट पे आते हैं दूसरी साइड में। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि A/B जो है वो 2:3 है और B/C कितना है 4:5 है। अब यहाँ पे अगर हम B की वैल्यू ऑब्जर्व करें तो वो 3 है और यहाँ पे दूसरे रेशियो में 4 है। हालांकि वेरिएबल जो है वो सेम है, B भी है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन उनका नंबर अलग अलग है। तो इसको कंबाइन कैसे करते हैं, देखिए आपको सिंपली ये करना है कि A/B/C ऐसे लिख देना है। देन A और B का पहला रेशियो जो है वो पहली रो पे लिख देना है, जैसे कि 2:3 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, A के नीचे A आना चाहिए, B के नीचे B आना चाहिए। इससे पहले एक पॉइंट याद रखिए, ये जो रेशियो है उनमें जो भी कॉमन नंबर है, जैसे B कॉमन है ना इसमें, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ठीक है, और बाकी वैल्यूज आप आइदर साइड में लिख सकते हो। अगर दूसरा रेशियो यहाँ पे क्या दिख रहा है B/C दिख रहा है, देखो मैं उसको सेकंड रो पे यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो B की वैल्यू कितनी है 4 है और C की वैल्यू कितनी है 5 है। देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू उसके नीचे आना बहुत जरूरी है। सो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये जगह खाली है और ये सेकंड रो की ये A के नीचे वाली जगह खाली है। तो आपको इसको एडजेसेंट नंबर से फिल करना है। एडजेसेंट मतलब क्या, उसका पड़ोसी नंबर, तो उसके बाजू में बैठा हुआ, ऊपर नीचे वाला नंबर नहीं। देखो ये C का जो प्लेस है पहला वाला, उसके नीचे 5 भी है, वो भी पड़ोसी है, लेकिन हमारा पड़ोसी कौन होता है, हमारे फ्लोर पे रहने वाला। उसके बाद हमारा पड़ोसी जो है वो ऊपर और नीचे के फ्लोर वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देना और ये जो है इस प्लेस का पड़ोसी कौन है 4 है, तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ। बस आपका काम खत्म। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम वाइज इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 4 2 8 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 4 3 12 एंड 5 3 15। तो ये 8:12:15 जो है ये आपके A/B/C का रेशियो हो गया। ठीक है, आपको वो अलग करके इसमें से पूछ सकते हैं कि बताइए A/C क्या है, A/B क्या है, तो आप बाद में ये जो फाइनल रेशियो है उससे वैल्यू डिराइव करके जो है वो आपका रेशियो लिख सकते हो। बट रेशियो को कंबाइन कैसे करना है, आई होप आप ये समझ चुके हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर आपके 3 रेशियोज होता है फिर भी वही फॉलो करना है जो आगे चल के हमारे एग्जाम्पल में एक आने वाली है। ठीक है, सो आई होप ये आपको रेशियो कंबाइन करना आ गया। रेफरेंस में बताता हूँ कि ये कैसे टाइप के क्वेश्चंस में आता है। मान लो कि 3 लोग हैं, अमर और अ, अ, अमर और बबली है, समझिए एक क्वेश्चन में। सो अमर है, बबली है और चंदन है। तो आपको क्या कहेंगे, अमर और बबली का जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर प्रॉफिट है उसका रेशियो 2:3 है। बबली और चंदन का जो है वो 4:5 है। दोनों अलग अलग रेशियो है, मतलब दोनों का कंपैरिजन अलग अलग किया है। सबसे पहले उनको कंबाइन करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको उनको एक फ्रेम में लाना है तो ऐसे जगह पे हम उनको कंबाइन करेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहे, चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का रहे, चाहे हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन में क्यों ना रहे। तो ये रेशियो कॉम्बिनेशन जो है बहुत बार यूज होता है। इसमें एक उल्टा एस वाला भी मेथड यूज करते हैं, लेकिन उल्टे एस मेथड में क्या होता है प्रॉब्लम कभी कभी कि अगर कॉमन नंबर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर देना रेशियो तो आपकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये जो मैंने मेथड बताई है ये यूनिवर्सल है ना, आप क्विकली, ज्यादा समय नहीं लगता है, आप एक्यूरेटली ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे, कभी भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला वर्ड जो है रेशियो था, रेशियो का हमने वहां पे थोड़ा सा बेसिक भी देखा। मैंने वो चीजें नहीं बताई है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे टिपिकल तब मैं बताऊंगा। सेकंड वर्ड जो था हमारा उसमें वो था प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन होता क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपकी जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है ना वो इस तरह से होती है कि इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। आप अगर बुक्स में देखोगे ना तो आपको ये डेफिनेशन दिखेगी आपके प्रपोर्शन की। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज मतलब क्या, जब दो अलग अलग रेशियोज सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनको जो है वो प्रपोर्शन में माना जाता है। देखो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिया जाए कि 4 अलग अलग नंबर्स है और वो प्रपोर्शन में है तो आप उनको इस तरह से लिख सकते हो, मतलब A/B इज इक्वल टू C/D। अगर मैं इसको थोड़ा सा हमारे बेसिक वे से लिखूं, देखो A/B का मतलब क्या होता है A डिवाइडेड बाई B और C/D का मतलब क्या होता है C डिवाइडेड बाई D। ये जो इक्वल का साइन है ना, आप इसको डबल कोलन से भी शो कर सकते हो, आपके एग्जांपल्स में कभी कभी आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये इक्वल रेशियो होना कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक रेशियो मेरा 8 is to क्या है 16 है
और दूसरा रेशियो मेरा क्या है 32:64 है। अभी दोनों रेशियो सेम है क्या, इक्वल है क्या? देखो अगर मैं 8 और 16 को कैंसिल करूं तो आंसर कितना मिलेगा 1:2, और 32 और 64 को कैंसिल करूं तो आंसर कितना मिलेगा 1:2 ही मिलेगा। सही है, जस्ट सेकंड्स को हटा देता हूं मैं। यस, इसका भी आंसर मुझे कितना मिलेगा 1:2। तो ये पहला वाला जो नंबर है उसका भी रेशियो 1:2, दूसरे का भी 1:2, तो ये तो इक्वल हो गया। सो 8, 16, 32 एंड 64 ये नंबर्स क्या है, आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा उसका मतलब होता है। तो आपके एग्जाम्पल में एक्चुअली ये पहली लाइन होगी कि 8, 16, 34 एंड 64 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ऐसा लिखा होता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनको ये इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, A:B = C:D। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करके करना क्या है, देखो आपका ये नीचे एक रूल लिखा हुआ है मैंने, वो रूल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम्स क्या होता है, एक्सट्रीम्स मतलब देखो एंड पे बैठे हुए नंबर, मतलब ये जो ए और डी जो है इनको कहा जाएगा एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये ए और डी जो है वो एक्सट्रीम्स है, और आपकी जो ए एंड बी है वो क्या है, मीन्स है। मीन्स मतलब वो बीच में बैठे हुए हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स मतलब क्या, ए इंटू डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बी इंटू सी के बराबर हो जाएगा। अब ये जो रूल है ये अप्लाई क्यों करना है, क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, ए बी सी डी जो ऐसे 4 नंबर्स है जो प्रोपोर्शन में होते हैं, उनमें से कोई एक नहीं होता है आपके पास आपके क्वेश्चन में, बाकी के 3 मौजूद होते हैं और आपको वो बोलते हैं कि वो जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी की वैल्यू दी और आपको कहेंगे कि डी कैलकुलेट करके बताओ, तो आप क्या कर सकते हो, ये रिलेशन जो है, ये रूल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको यूज कर सकते हो अगर वो नंबर प्रोपोर्शन में है तो। बात समझ रहे हो? अब देखो वैसे भी मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसको मैंने ऐसे वर्टिकल इसमें लिखा A/B = C/D लिखा है, तो आप ऐसे एक्सप्रेशन बहुत बार देख चुके हो। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब फिर से वही लिखते हैं A × D = what, C × D, खत्म। सो ये चीज आप पहले से करते आ रहे हो, मतलब आपका ये जो रूल अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रोपोर्शन में जो नंबर्स जो कैलकुलेशन आप करते हो वो पहले से ही आप कर रहे हो, सिर्फ आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हो आपके कैलकुलेशंस केस में। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस वन आपके जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे A:B:C:D C:D जो लिखा है, इनको ना अलग अलग टर्म्स है। जैसे जो लास्ट वाला डी है ना, इसको कहा जाता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो सी होता है उसे कहा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, है ना। ये बी जो होता है वो सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, और ए जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, डिपेंडिंग ऑन ये जो मैंने टर्म्स आपको बताई है, आपके प्रोपोर्शन के भी टाइप्स होते हैं, जो आगे चल के कुछ पार्ट्स में मैं एग्जांपल्स में बताऊंगा। और ये एसएससी के एग्जाम्स में फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करो बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, सो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बताऊंगा तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, अभी मैं उसके वो टाइप्स जो है वो नहीं बताने वाला हूँ, इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है अभी। ठीक है, जब उसका एप्लीकेशन आएगा तब मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सिर्फ याद रखो कि प्रोपोर्शन होता क्या है, दो रेशियोज अगर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे प्रोपोर्शन में कहा जाता है। ठीक है, एबीसीडी अगर 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है तो आप उसको इस तरह से लिखोगे। अगर इस तरह से लिख पाए हो उसके बाद आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब चारों में से अगर कोई वैल्यू नहीं है आपके पास तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल जो हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ठीक है, क्या कहा है इसमें, इफ A is to B is equal to 7 is to 9 and B is to C is equal to 15 is to 7, then what is A is to C? अब देखो आपका क्या है, यहाँ पे दो रेशियोज है हमारे पास, A is to B और B is to C। देखो कॉमन लाइन कौन है इसमें, हमारा B जो है वो कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ इसका। यस, हमारा B जो है वो कॉमन है इसमें, है ना। और B की वैल्यू जो है आपको अलग अलग भी दिख रही है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 15 है। मुझे A:C पूछा है, उसके लिए मुझे इन रेशियोज को कंबाइन करना बहुत जरूरी है। तो मैं कैसे कंबाइन करूंगा, सबसे पहले लिख दूंगा A:B:C, देन A के नीचे A की वैल्यू 7, B के नीचे B की वैल्यू 9। पहले रो पे मैंने पहला रेशियो मेंशन कर दिया, दूसरे लाइन पे मैं दूसरा रेशियो मेंशन करूंगा, दैट विल बी 15:7। देखो इससे पहले मैंने ये चीज चेक कर ली कि ये जो दोनों रेशियोज है इनमें कॉमन कौन है, B, तो B हमेशा बीच में आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपके रेशियो में गड़बड़ हो सकती है। देन ये जगह मेरी खाली है ना, और ये फर्स्ट वाली भी जगह खाली है, तो इस पहली जगह पे मैं 9 लिख देता हूँ क्योंकि पड़ोसी 9 है, और दूसरी जगह पे मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ये ऐसा कोई नई चीज नहीं है। आप ना ये जो ए का कॉलम है, बी का कॉलम है, सी कॉलम है, इसमें आप कैंसलेशन कर सकते हो अगर कोई कॉमन चीज है तो। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे कि देखो ये 9 है इसमें और दूसरे इसमें भी 9 है। ठीक है, देन
पहले इसमें देखो ये 15 है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 9 है और तीसरे कॉलम में 9 है। ये तीनों जो है वो 3 के मल्टीपल है, तो आप कैंसिल कर सकते हो 3 से। फॉर एग्जांपल देखो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सही है। अगर कोई कॉमन चीज है तो वो भी कैंसिल कर सकते हो। देखो फर्स्ट कॉलम में 7 है और लास्ट कॉलम में भी 7 है, लेकिन बीच में 7 का कोई मल्टीपल नहीं है या फिर 7 भी नहीं है, तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीनों में वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए तभी वो कैलकुलेशन होगा। तो देखो 7 5 जा कितना हो जाएगा, ये 35, देन 15 3 जा 45 एंड 7 3 जा 21, है ना। अब ये हो गया हमारा कंबाइंड रेशियो 35:45:21, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, हमें सिर्फ A:C पूछा है। तो A:C पूछा है तो A की वैल्यू लिखेंगे हम 35 एंड C की वैल्यू लिखेंगे 21। अब ये 35 और 21 दोनों ही का रेशियो पूछा है, ये दोनों जो है वो 7 से डिवाइड होता है। 7 5 7 5 35, 7 3 21, है ना, मतलब ये हो जाएगा 5:3। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा, सही है। तो अभी आप समझ गए हो आई थिंक कि ये रेशियोज को कंबाइन कैसे करना होता है ना। बहुत ही इजी होता है ये कंबाइन करना। और ये क्वेश्चंस छोटे छोटे आपकी एनटीपीसी और एसएससी में तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बैंकिंग में क्या होता है कि थोड़े से बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसका ये पार्ट होता है। ठीक है, आपको कंबाइन करना पड़ सकता है, वहां पे एबीसी की जगह पे कोई नाम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि ये जो रेशियोज है, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ा सा ये रेशियो की साइन है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। यस, कॉमा नहीं है वो, हाँ। सो A:B का जो रेशियो है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो A:B का रेशियो कितना लिखा हुआ है, 2/9 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा है, मतलब रेशियो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप। देखो ये डिनोमिनेटर जो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, है ना, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये 2/3 हो गया, ये 1/1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into 1 हो जाएगा 2, 3 into 1 हो जाएगा 3। सो A:B का रेशियो कितना हो गया, 2:3। बस खत्म, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया। देन देखो यहाँ पे B:C दिया हुआ है, B:C का रेशियो कितना है, 2/7 है और 5/14 है। ठीक है, देखो मैं नीचे के डिनोमिनेटर्स जो है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कैंसिल कर दिया मैंने। देन इसको मैं देखो 2 2 जा जो है वो हो जाएगा 4 एंड 5 into 1 हो जाएगा 5, मतलब B:C का रेशियो कितना मिल गया, 4:5। अब लिख देता हूँ मैं हमारा तीसरा रेशियो, कौन सा है वो, D:C, है ना। D:C जो है वो है हमारा 7/10:3/5। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 7 into 1 7 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये D:C का रेशियो है, याद रखो ये D:C का है। हाँ, मतलब अगर कभी हमारे नजरअंदाज अगर ये हो गई ना चीज, C:D चाहिए हमें जब हम सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उन्होंने जानबूझ के लास्ट वाला उल्टा कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख भी देता हूँ, मतलब मेरी गलती ना हो जाए। C:D कितना हो जाएगा मेरा, 6:7 हो जाएगा, सही है ना, है ना, मतलब आगे गलती नहीं होगी। अब मुझे कंबाइन करने की प्रोसेस सेम रखनी है, जैसे A:B:C:D लिख देता हूं मैं, इसमें चौथा भी एडिशन हुआ है। A:B पहला रेशियो 2:3 में लिख दिया है यहाँ पे, 2:3। सेकंड रेशियो सेकंड रो पे 4:5, देखो मैंने लिख दिया सेकंड रेशियो सेकंड रो पे। तीसरा रेशियो 6:7 मैंने तीसरे लाइन पे लिख दिया। देखो जिसका नंबर उसी के नीचे आना चाहिए, बी का नंबर बी के नीचे, सी का नंबर सी के नीचे। देखो आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन टाइम वेस्ट होता है ना उसमें, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज्यादा वहां पे आर्टिस्टिक बनना नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जगह कौन सी खाली है, ये और ये, देन ये और ये जगह खाली है, और यहाँ पे भी ये दो अलग अलग जगह खाली है लास्ट रो में। मैंने क्या कहा, ये जो पहला वाला है सी की जगह पे, सी के नीचे कौन आएगा, यहाँ पे 3 जो है उसका पड़ोसी 3 लिख देना है। अब ये 3 जो है ये यहाँ लास्ट वाली स्पेस का भी पड़ोसी बन गया, तो 3 यहाँ पे लिख देना है। ये सेकंड वाली रो पे यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि उनके पड़ोसी नंबर वही है एडजेसेंट। और लास्ट वाली इसमें बी में 6 और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा ए की जगह पे, खत्म। अभी आपको क्या करना है, बस कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, आपका काम बन गया। लेकिन देखो इतने बड़े कैलकुलेशन में क्या होता है, वही मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कैंसिलेशन अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो सो तीनों कॉलम में देखो 3 3 3 है, अब ये पहले ए के इसमें 3 है क्या, नहीं, लेकिन सी का मल्टीपल है ना 6, तो इसको कैंसिल कर सकते हो आप। देखो मैंने इस 3 को कैंसिल कर दिया, इस 3 को कर दिया, इस 3 को कर दिया, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो जरा यहाँ पे पहले कॉलम में 2 है, दूसरे में 2 का मल्टीपल है, तीसरे में भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन चौथे में 2 का मल्टीपल है ही। ठीक है, 7 और 5 दिख रहा है, तो हम अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। क्विकली ऊपर देखना है, अगर आपको पता चल गया तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्यूरेट कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो 6 4 जा ये आ जाएगा 24, 5 3 जा 6 5 जा 30 एंड 7 5 जा 35। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपका रेशियो आपको बताता है कि आपकी वैल्यूज क्या आने वाली है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने जो लिखा था ना, ए और बी 2:3 है, जिसकी रेशियो की टर्म छोटी होती है ना,
है ना। जिसकी रेशियो की टर्म छोटी होती है वो वैल्यू छोटी होती है, और जिसकी रेशियो की टर्म बड़ी होती है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जब उसकी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको ये भी नजर आना चाहिए। अगर वैसे नहीं होगा तो फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, अगर उन्होंने ए इज टू बी पूछा है तो रेशियो का सीक्वेंस ए इज टू बी ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में मैंने डी इज टू सी को सी इज टू डी लिख दिया ना, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे सी इज टू डी के फॉर्मेट में लिखना था। अगर नंबर्स आप उल्टे कर दोगे तो आपका रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ख्याल रखना है, ये भी एक आपकी रेशियो की प्रॉपर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6200 divided into three parts proportional to 1/2 is to 1/3 is to 1/5। ये साइन को मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये कॉमन नहीं है। 1/2 is to 1/3 is to 1/5। आपको 6200 को डिवाइड करना है इन तीन पार्ट में, रेशियो में। ये आगे चल के आप देखोगे कि किसी भी रेशियो से किसी वैल्यू को डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है कि 1/2 is to 1/3 is to 1/5 ये जो रेशियो है ये तो फ्रैक्शन इसमें दिख रहा है। जो वैसे नंबर जैसा अगर होता है ना सिंपल फॉर्मेट में, तो वो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करना होता है, देखो आपको क्या करना है, तीनों जो फ्रैक्शंस है उसके जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इन तीनों में से बड़ा नंबर चूज करो 5। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स में देखो कौन सा ऐसा मल्टीपल्स है जो 2 एंड 3 से भी डिवाइड होता है। जैसे कि 5 1 5 है, होता है क्या 2 और 3 से? नहीं। 5 2 सा कितना होता है 10 होता है। 10 2 से होता है लेकिन 3 से नहीं होता है, कैंसिल। 5 3 सा कितना होता है 15 होता है। 15 जो है वो 3 से होता है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता है, छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो। देन आ जाएगा 20। 20 भी देखो 2 से डिवाइड होता है लेकिन 3 से नहीं होता है। 25 भी नहीं होता है, लेकिन 30 जो है 5 के टेबल में आने वाला, उसके मल्टीपल्स में आने वाला 5 6 30, वो ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। आपको क्विकली क्या करना है, ये 30 उसका एलसीएम कंसिडर कर लेना है और सारे फ्रैक्शंस को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। और डिनोमिनेटर से कैंसिल करने के बाद देखो क्विकली क्या हो जाएगा इसका कैंसिल। तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 3 से 30 को कैंसिल किया हो जाएगा 10, और 5 से इसको कैंसिल किए हो गए 6। मतलब आपका जो रेशियो है, ये जो फ्रैक्शनल वाला रेशियो है, वो ओरिजिनल में अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो वो कितना बन जाएगा 15:10:6। और इन तीनों को ऐड करोगे तो 6200 मतलब 6200 बनना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। देखो 15 + 10 + 6 कितना हो रहा है, ये 15 + 10 25 + 6 31 हो रहा है। सही है, इस 31 हो रहा है, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो मुझे 6200 दी हुई है। मतलब इस 31 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 6200 है। अब 31 की वैल्यू है ना, वो मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा। देखो 31 की अगर ओरिजिनल वैल्यू 6200 होती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है, आपका ये जो 6200 है ना, उसकी रेशियो की जो टर्म है 31, उससे उसको डिवाइड कर दो। देखो 31 टू जा कितना होता है 62 होता है, मतलब 200 मेरा आंसर मिल जाएगा। ये जो 200 होता है ना, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। अगर आपको याद होगा तो मैंने रेशियो शुरुआत करते ही कुछ इंटू 10 लिखा था सर्कल, और मैंने कहा था कि वो आपकी x की वैल्यू रहेगी, वो आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा। तो ये वो 200 जो है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ये 200 आपका ऐसा नंबर है ना, ये किसी भी रेशियो की टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी उसकी। देखो 15 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3000। ठीक है, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 200 से तो मेरा आंसर आ जाएगा 2000। 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा 1200। सो मेरा पहला नंबर जो है वो 3000, दूसरा 2000 और तीसरा 1200, मतलब ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले आप अगर आपके रेशियोज भी एक बार ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि देखो फोर्थ वाला रेशियो आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके रेशियो में देखो 15 10 और 6 है ना, मतलब पहली वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी, दूसरी थोड़ी सी छोटी रहेगी और तीसरी एकदम छोटी रहेगी। आपके फोर्थ वाले रेशियो में देखो आपका बीच वाला नंबर बड़ा है, ये 3000, तो ये रेशियो हो ही नहीं सकता, आपका पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो ये फॉलो कौन करता है, आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन फॉलो करता है। तो आप ऐसे भी आपके ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन किए हुए, कभी कभी आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने पूरा जो प्रोसेस है इसलिए बताया कि आप एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 94 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो अलग अलग पार्ट है, इन सच अ वे दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड द एट पार्ट ऑफ सेकंड आर इन रेशियो 3:4। जब देखो 94 को आप डिवाइड करते हो ना दो अलग अलग पार्ट में, मान लो अगर पहले पार्ट को मैं x पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो है वो 94 माइनस x होता है मेरा। ठीक है, ये आई थिंक समझ गए हो आप कि दोनों का एडिशन अगर 94 है, पहला अगर आप x पकड़ते हो तो दूसरा 94 माइनस x होता है, जो बचा हुआ रहेगा 94 में से वो सेकंड नंबर रहेगा। ऐसा आपको कंसिडर करना है। अब उन्होंने क्या कहा, फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट वन। फिफ्थ पार्ट मतलब क्या, x/8 है, ये पहला नंबर है ना आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर का फिफ्थ पार्ट जो है उसका मतलब ये होता है कि
जस्ट अ सेकंड, या उसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट पार्ट को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, ठीक है, एंड द 8 पार्ट ऑफ सेकंड वन, तो सेकंड नंबर कितना है मेरा 94 माइनस एक्स है, उसका 8 पार्ट लेना है, मतलब उसको 8 से डिवाइड करना है। जब मैं ये ऐसे करूंगा ना, देखो आपको अपने वो सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी होगी कि सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो तो रेशियो नहीं बदलता है, बट अलग अलग नंबर से अगर आप डिवाइड कर रहे हो आपके रेशियो के टर्म्स को, तो आपका रेशियो बदलेगा। सो बदल के कितना हो रहा है, वो 3:4 हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 3/4। अब कुछ नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, आपका काम बन जाएगा। देखो ये जो 5 है वो नीचे चला आता है और ये 8 जो है वो ऊपर चला जाता है कैलकुलेशन में, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। दिस विल बी 8x, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 5 इंटू 94 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 3/4। बस आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 चौक 32, दिस इज 32x, ठीक है, देन 5 3 जा 15 इंटू 94 माइनस एक्स। सो आपकी नेक्स्ट स्टेप में ये रहेगा 32x इज इक्वल टू, देखो 15 और 94 को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा अभी के लिए, आपको भी यही फॉलो करना है हमेशा। पहली स्टेप में सारे कैलकुलेशन मत किया करिए, कभी कभी कैलकुलेशन में कैंसलेशन होते हैं ना, तो आपका वो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो सेव हो जाएगा मेरा। सो ये 15 जो है माइनस है इस साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना 32 में, तो ये कितना हो जाएगा 47x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू 94, ठीक है। मैं आगे वाला कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। सो x इज इक्वल टू वॉट 15 इंटू 94 डिवाइडेड बाय 47, 47 को जरा डबल करो तो वो 94 हो जाता है, देखा। सो आपका फालतू में जो मल्टीप्लीकेशन आप करने वाले थे वो सेव हो गया, और आपकी x की वैल्यू जो है वो कितनी मिली है 30 मिली है। आपको क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट वो तो x ही है, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप आप ये समझ गए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में आपके एनटीपीसी में बहुत बार पूछा जाता है। इफ x is to y is equal to 4:5 देन 3x plus y is to 5x plus 3y क्या होता है। मैं सिंपल तरीके में बताऊंगा आपको कि इस x की जगह पे 4 रख दो, y की जगह पे 5 रख दो। देखो मैं सेकंड ये जो फर्स्ट वाला है इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, x की जगह पे मैं 4 लिख देता हूँ, प्लस जो है y मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरा जो है 5x मतलब कितना 5 इंटू 4 लिख देता हूँ, और 3 इंटू वाई मतलब 3 इंटू 5 कर देता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा 4 त्रिक 12 12 प्लस 5, और ये हो जाएगा 5 चौक 20 दैट इज 20 प्लस जो है 15, ओके। सो ये हो गया मेरा 17 और 20 प्लस 15 जो है वो हो गया मेरा 35। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कितना इजी है ये, ठीक है। आप ये ओरली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आप समझ जाओ। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन रहेंगे, आपको एक रेशियो दिया जाएगा, उस हिसाब से आप जो है वो जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ना, ये ऐसा एक्सप्रेशन आप आगे चल के एजेस में, पार्टनरशिप में और आपके मिक्सचर एलिगेशन में बहुत बार देखने वाले हो, ठीक है। देखो आपकी रेशियो के टर्म में कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपका रेशियो बदल रहा है, ये वही प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेकंड वाली जो मैंने प्रॉपर्टीज में बताई है। आपको क्या करना है, देखो 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 2 लिखा हुआ है, दिस इज 2/3 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 से 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 2 को। देन 3 3 जो है वो 9x हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 इंटू 5 जो है वो 10x हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 9x इस साइड आ जाएंगे और 10x से सब्ट्रैक्ट होके ये x रह जाएगा। 4 जो है वो 15 के साइड आके प्लस हो जाएंगे, मतलब 15 प्लस 4 आपकी x की वैल्यू आपको मिलेगी 19। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन देखा है अभी, ये बहुत बार आपके आगे आने वाला है कैलकुलेशंस में, अलग अलग फॉर्मेट में होगा ये, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन हुआ, एजेस हुआ, पार्टनरशिप हुआ, अलग अलग एक्सप्रेशंस में इसको हम यूज करने वाले हैं। लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो बेसिक्स है आपको हमेशा हेल्प करेंगे बाकी चैप्टर्स में। तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। इसके हम आगे आने वाले पार्ट में भी और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स जो है वो देखने वाले हैं। आपको भी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में इसका पर्टिकुलर वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अलग अलग डेटा जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। सो यहाँ पे करते हैं स्टॉप, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।